नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार की सियासत एक बार फिर नए मोड़ पर है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ले ली और अगले कुछ दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अब एनडीए के सामने परीक्षा की घड़ी है। पहले मुख्यमंत्री पद के लिए एक ऐसे व्यक्ति को लाना जो नीतीश की तरह निर्विवाद नेता हो और जो बिहार के विकास की रफ्तार कायम रख सके, जिस पर बिहार की जनता का वैसा ही भरोसा हो जैसा नीतीश कुमार पर है और जो नीतीश कुमार की तरह सर्वमान्य हो। और ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर है कि क्या राज्यसभा के लिए नीतीश की शपथ एनडीए के लिए अग्निपथ है। और आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा दें। राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक हमारे साथ है, आपका भी बहुत स्वागत है। और देखिए, इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा, सुनिए। अरे 3 गो है आप। देखिए, देख लिए हैं सब आप 3 लोग। प्रणाम कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। अब पहले तो हम यही ना थे। तो अब नए में चले गए हैं नीतीश जी, क्या कहेंगे? आज शपथ लिया है। अरे 3 गो है आप। देखिए, देख लिए हैं सब 3 लोग। प्रणाम। और देखिए, मेरा पहला सवाल सुमित शशांक से होगा। सुमित जी, देखिए, नीतीश कुमार वो चेहरा, वो छवि जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब ये मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में बदल जाएगा। क्या लग रहा है, ये अग्निपथ आसान होगा क्या? देखिए, निश्चित तौर पर रश्मि, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक और सामाजिक सुचिता के प्रतीक हैं। एनडीए का वो सर्वमान्य चेहरा, एनडीए का वो स्वच्छ चेहरा जो जिसने बिहार को उन्नति और प्रगति के राह पर ले जाने का काम किया। जंगल राज की कहानियां सबने देखी हैं और उस जंगल राज से बाहर निकालकर बिहार को खुशहाली, समृद्धि, तरक्की और उन्नति की राह पर युवाओं के हाथ में कलम, रोजगार और बच्चों को माल न्यूट्रिशन से बाहर निकालने के लिए लगातार काम किया। और इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाना जाएगा। सुशासन बाबू के रूप में जाना जाता था नहीं, सुशासन बाबू के रूप में सदैव उनको जाना जाएगा। जिस तरीके से श्रद्धेय कैलाशपति मिश्रा जी को जाना जाता है, जिस तरीके से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाना जाता है, जिस तरीके से बिहार में श्रद्धेय दिनकर जी को जाना जाता है, जिस तरीके से बिहार में अन्य गणमान्य जो नेता रहे, प्रणेता रहे, उनको जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है, उसी तरीके से आने वाले डिकेड्स में दशकों तक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राजनीतिक सुचिता के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। और वो जहां भी हैं, निश्चित तौर पर आज राज्यसभा में जिस तरीके से शपथ ले रहे थे और सबने देखा कि किस तरीके से एनडीए के सभी प्रमुख नेता वहां मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में उन्होंने शपथ लिया। और मुझे लगता है कि एनडीए के सर्वमान्य चेहरे के रूप में जिस तरीके से उन्होंने शपथ लिया, ये बिहार के लिए भी गौरव का क्षण था। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाली समय में जो भी मुख्यमंत्री होंगे, उनके ऊपर नीतीश कुमार जी की छाप, उनका आशीर्वाद, स्नेह और मार्गदर्शन सदैव उनके ऊपर बना रहेगा। चलिए, ठीक है। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ है। संजय जी, नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार के लिए 20 वर्ष तक निरंतर उन्होंने काम किया, बिहार को एक नई पहचान उन्होंने दिलाई, क्या ये एनडीए के लिए अग्निपथ इतना आसान है कि किसी दूसरे चेहरे को सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए? संजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, ठीक है, संजय जी के साथ हम जुड़ेंगे। और देखिए सुमित शशांक, सवाल तो वही है ना कि आखिर वो दूसरा चेहरा कौन है जिस पर एनडीए भरोसा जता रही है? ये सब कुछ तय हो चुका है या अभी तय होना बाकी है? देखिए रश्मि, एनडीए का प्रत्येक चेहरा, मुझे लगता है कि जितने भी चेहरे हैं एनडीए में, वो एक से बढ़कर एक हैं। और सभी चेहरों को जनता ने अगर प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में चुना है अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में और अलग अलग लोकसभा में, तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर क्षमता है, तभी तो चुना है।
और एनडीए के का जो भी चेहरा है वो सब मिलजुल कर राज्य की उन्नति और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में आप देखेंगी कि किस तरीके से एनडीए के सभी घटक दल जो हैं साथ बैठेंगे और जो भी चेहरा पहले से चुना गया है या फिर जो भी चेहरा चुना जाएगा उसके विषय में सब लोगों के बीच ला करके बताया जाएगा और निश्चित तौर पर जो भी चेहरा होगा वो राज्य के लिए, लोगों के लिए काम करेगा। यानी अभी मंथन होना इस पर बाकी है, अभी वो सब कुछ तय नहीं हुआ है जिसकी चर्चा हो रही है और कई ऐसे नाम भी हैं जो सामने आ रहे हैं कि जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है बिहार के लिए। देखिए रश्मि, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कुछ चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं समय आने पर उन चीज़ों को बताना उचित होता है। तो पार्टी और शीर्ष नेतृत्व इस विषय पर फैसला लेती है। आगे आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि बिहार का नेतृत्व किस हाथ में है। लेकिन मैं आपको स्पष्टता पूर्वक बताऊंगा कि जिसके हाथ में भी नेतृत्व हो, एनडीए पूरी तरीके से एकजुट होकर बिहार की उन्नति तरक्की के लिए काम करेगा और उसके ऊपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सदैव आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहे। चलिए ठीक है, हमारे साथ संजय कुमार जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ है। संजय जी, सवाल वही है कि ये अग्निपथ एनडीए के लिए आसान होगा क्या कि किसी दूसरे चेहरे को नीतीश कुमार के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए और बिहार का सीएम बना दिया जाए? ये तो परिस्थितियां बताएगी ना कि क्या वो जो जिनको मुख्यमंत्री का दायित्व दिया जाएगा वो परफॉर्म करेंगे, नहीं करेंगे, या हो सकता है कि नीतीश कुमार जी से बेहतर परफॉर्म करके दिखाएं। इसलिए सामने खड़ा करने की बात नहीं है, पावर ऑफ ट्रांसफर तो होते ही रहता है ना। नीतीश कुमार जी के पहले भी सूबे में कोई मुख्यमंत्री, उनके पहले भी कोई मुख्यमंत्री थे। जब आजादी मिली उसके बाद तो कई मुख्यमंत्री रहे और समय के और कालखंड के अनुसार वो सीएम चेहरा बदलते रहे, पावर का ट्रांसफर होते रहा। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार जी ने जो एक बड़ी लकीर खींची है और कुछ जो टास्क छोड़ करके वो गए हैं, जो चुनौतियां हैं बिहार के सामने, उन चुनौतियों को लेकर के एक सवाल हो सकता है कि उसको वो कैसे टैकल करते हैं। पहले ये दायित्व तो देखने दें कि किनको दिया जाता है और फिर वो दायित्व का निर्वहन वो कैसे करते हैं। समीक्षा अभी करना शायद प्रीमैच्योर होगा। कोई चेहरा बड़ा नहीं होता। वो आफ्टर नेहरू की भी बात होती थी कि नेहरू के बाद ये देश कौन देखेगा। कोई ना कोई तो प्रधानमंत्री है जो इस देश को चला रहे हैं। ऐसे ही वैश्विक फलक पर भी होता है। तो नीतीश कुमार जी अगर केंद्र में अपने दायित्व का निर्वहन करने गए हैं, राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए, वोट ले लिए आज, तो जिनको भी जिम्मेवारी मिलेगी, परफॉर्म करते हैं नहीं करते हैं, जनता के जो वादे हैं उस पर वो कितना खरे उतरते हैं, मैनिफेस्टो जो एनडीए का है उस मैनिफेस्टो के अनुसार कैसे काम करते हैं, और ब्लूप्रिंट और रोड मैप जो बिहार के हिस्से में है, वो ब्लूप्रिंट और रोड मैप 30 का जो एक लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य में कितने सफल होते हैं, कितने असफल होते हैं। समीक्षा के लिए थोड़ा वक्त देना होगा। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में संजय जी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बिहार की राजनीतिक परिस्थिति बदली है, इससे राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर आप कैसे देख पा रहे हैं? ये क्या बदल गई है बिहार की परिस्थिति कुछ दिनों में? मैं ये सवाल जरा समझना चाहता हूँ आपको। नहीं, जिस तरह से 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा दिया गया, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही जनता ने भरोसा करके वोट दिया, लेकिन अब मुख्यमंत्री का राज्यसभा चले जाना, ये सब कुछ जो हुआ है पिछले दिनों, ये किस तरह से आप देख रहे हैं बिहार की जनता के लिहाज से? हाँ, नीतीश कुमार चेहरा थे चुनाव में, लेकिन गठबंधन का चेहरा भी था। एनडीए भी चुनाव लड़ रही थी। अगर 85 सीटें जेडीयू को आई तो 89 सीटें बीजेपी को भी आई, 19 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को भी आई, 5 सीटें जीताराम मांझी की पार्टी को भी आई। एनडीए चुनाव लड़ रहा था, चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार थे। लेकिन अगर नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले या चुनाव के बाद जब लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली और इन्होंने मन ही बना लिया कि हम राज्यसभा में जाएंगे, केंद्रीय भूमिका में हम रहेंगे, तो फिर नीतीश कुमार जी को कैसे यहाँ रखा जा सकता है? दूसरी बात, चेहरा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके कार्यों को आगे बढ़ाना। ये जेडीयू के लोग या एनडीए के लोग क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो रोडमैप बनाया है, जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है 30 के लिए, जिस 25 से 30 का जिक्र आप कर रहे हैं,
देखते हैं क्या वो ब्लूप्रिंट और रोड मैप पर वो काम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। संजय झा ने क्या कहा, जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कि राज्यसभा जितना दिन चलेगा उतना दिन तो वो रहेंगे, बाकी दिन तो मॉनिटर करेंगे ही बिहार। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पावर ट्रांसफर हो जाने से जो इन्होंने जनता से वादे किए हैं उन वादों में कोई इफ बट हो जाएगा, ऐसा मुझे तो कुछ लगता नहीं है। हाँ, जनता बार बार मैंडेट नीतीश कुमार के नेतृत्व को दे रही थी, यह सच है, लेकिन उसमें एनडीए के सहयोगी साथियों का भी योगदान है, इससे भी डिनाई हम लोग नहीं कर सकते। जरा परफॉर्म करके तो दिखाने दीजिए कि क्या प्रायोरिटी के तौर पर इनके जिम्मे क्या रहते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, प्रति व्यक्ति आय, पलायन, रोजगार, अब ये इनकी प्रायोरिटी क्या रहती है, जिनको भी जिम्मेवारी दी जाएगी उसके बाद हम लोग करेंगे कि शायद जनता के भरोसा नीतीश कुमार पर था कि नहीं और को जिम्मेवारी दे दी गई जो उनकी इच्छा आकांक्षा पर खड़े नहीं थे। अभी प्रिडिक्शन करना थोड़ा प्रीमैच्योर है। ठीक है, हमारे साथ सुमित शशांक भी है। सुमित जी, आपने सुना संजय कुमार बता रहे हैं कि वो चेहरा जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा वो परफॉर्म कैसा करते हैं, उसे पहले देख लेना चाहिए, उसके बाद आकलन करना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे रश्मि, जनता हमने हम पर भरोसा किया, एनडीए की सरकार पर भरोसा किया, और एनडीए की सरकार का एकमात्र लक्ष्य ये होता है कि जनता के लिए काम करना, और ज़मीन पर जाकर के जनता के लिए काम करने का काम आप देख लीजिए। विभिन्न राज्यों में जहाँ कहीं भी हमारी सरकारें हैं, केंद्र में हमारी एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका चेहरा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से राष्ट्रीयोदय, ग्रामोदय और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए हम काम कर रहे हैं। तो बिहार में भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, 7 निश्चय योजना के तहत जो काम करने का लगातार उन्होंने जो काम किए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 इस तरीके से बना करके, तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट की राह पर बिहार जो है और तेज गति से चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सदैव आशीर्वाद रहा है, मार्गदर्शन रहा है, और आगे भी उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन बना रहेगा। और जो लोग भी नेतागण यहाँ मंत्री पद पे आसीन रहेंगे या जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित तौर पर अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के सपने, उसको जीवंत करने की लड़ाई, चाहे वो माल न्यूट्रिशन से लोगों को बाहर निकालना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना से लोगों को लाभान्वित करवाना हो, चाहे हेल्थ सेक्टर के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे मूलभूत सुविधाएं गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बीच में ले जाना हो, चाहे जियोग्राफिकल इंडेक्स प्रदान करके चीज़ों के प्रत्येक सेक्टर का जो भी बनने वाली चीज़ें हैं उसके मूल्यों में वृद्धि करके उसको सुदूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाना हो, या फिर अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को नौकरी, रोजी रोजगार का सृजन करना हो। तो लगातार पहले भी आपने देखा कि शाहाबाद की बात कर लीजिए, सीमांचल की बात कर लीजिए, सारण की बात कर लीजिए, चंपारण की बात कर लीजिए, लघु एवं कुटीर उद्योग को समृद्ध करने के लिए तो हम लगातार काम कर रहे हैं। और चेहरा कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं, एनडीए का चेहरा है। तो निश्चित तौर पर जंगल राज से बाहर निकाला भी है, सुशासन बाबू का चेहरा भी है, और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का काम भी किया है, स्कूल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने का काम किया है, बच्चों के हाथ में कलम देने का काम भी किया है, रोजी रोजगार का सृजन भी किया है, और पलायन रोकने का भी काम किया है। और जो लोग पलायन के कारण बाहर चले गए थे वो भी अब बिहार में आ रहे हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग भी आगे बढ़ रहा है, हेवी इंडस्ट्रीज पे भी हम काम कर रहे हैं। ये सब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, और बाकी मंत्रीगण जो सहयोगी हैं सबने मिल करके काम किया। और आगे भी जिसके पास भी कमान होगी वो इन्हीं चीजों को और भी त्वरित तरीके से, तेज गति से, क्योंकि दिन प्रतिदिन सुविधाएं बढ़ती हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जनता ने जो भरोसा जताया है वही जनता के भरोसे पर खरा उतरना ही हमारी प्राथमिकता है। चेहरा कोई भी होगा, जनता के विकास का क्रम बाधित नहीं होगा, नहीं रुकेगा। ठीक है, संजय कुमार जी, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के चेहरे को पिछले 20 वर्षों से जनता ने देखा है, लेकिन अब जिस तरह से सत्ता हस्तांतरण हो रहा है, जनता इसे किस लिहाज से देखेगी, उस नए मुख्यमंत्री के चेहरे को? नहीं है, देखिए, हर कालखंड की अपनी सफलता रही है, अपनी असफलता रही है। हर कालखंड में कुछ चीजें बेहतर हुई है, कुछ चीजें छूटी है। हो सकता है कि नए कालखंड में जो मुख्यमंत्री होंगे वो चीजें जो नीतीश कुमार जी से छूटी। हम लोग बराबर क्वालिटी एजुकेशन पर बात करते हैं। हायर एजुकेशन बिहार में कोलैप्स कर गया, तो हम लोग उस पर बात करते हैं। ड्रॉप आउट रेशियो स्कूलों में
घटा, इनरोलमेंट बढ़ा, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं रहा। हेल्थ सिस्टम पर हम बराबर सवाल उठाते रहते हैं। जिस राज्य में 65% महिलाएं एनीमिक हों, 70% बच्चे एनीमिक हों, ग्रोथ उनका स्टंटेड हो, तो हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, रोजगार के सेक्टर में, पलायन के सेक्टर में चीजें छूटी है। ऐसा नहीं है कि उस कालखंड में सब कुछ बेहतर हो गया, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं नए जो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी जिनको दी जाएगी उनकी प्रायोरिटी क्या हो। उनकी प्रायोरिटी में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना होगा, उनकी प्रायोरिटी में किसानों की आय दोगुनी करनी होगी, उनके प्रायोरिटी में किसानों के खेत में पानी होगा, उनके प्रायोरिटी में नौजवानों के हिस्से में रोजगार होगा, पलायन को रोकने में सफल होंगे, एक क्वालिटी एजुकेशन की गुंजाइश होगी। जो बजट की एक बड़ी राशि एजुकेशन पर खर्च कर दी जाती है, बदले में डिग्रियां मिलती हैं, तो क्या वो डिग्रियों से इतर बिहार में फिर एक बार मेधा जो है वो आएगा सामने और बेहतर परफॉर्म करेगा। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से लेकर के हॉस्पिटल है, क्या वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था समुचित होगी। जो बहुत सारे ऐसे भी PHC CHC मिल जाएंगे जहां तक आज तक सील ही नहीं खुला, जो कुर्सियां और टेबल और बेड और जो इक्विपमेंट्स वहां भेजे गए और इंस्ट्रूमेंट भेजे गए। तो देखते हैं प्रायोरिटी क्या होती है नए मुख्यमंत्री जी का, और किसी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। हर कालखंड की अपनी प्रायोरिटी होती है। नीतीश कुमार जी को जब सत्ता मिली थी तो उनकी प्रायोरिटी थी लॉ एंड ऑर्डर, इसीलिए उन्होंने फोकस किया लॉ एंड ऑर्डर पर कि तरीका जो हो, क्राइम शुड बी कंट्रोल्ड। उस समय का जो बड़ी प्रायोरिटी थी कम्युनलिज्म को लेकर के कि कोई दंगे ना हो, उसको लेकर के नीतीश कुमार जी गंभीर थे। सड़क बनी, बिजली प्रायोरिटी में इनकी थी। तो देखते हैं कि नई सरकार में जो चीजें छूटी है, अगर जिनको भी ये जिम्मेवारी दी जाएगी उनकी प्रायोरिटी क्या हो। अगर उस प्रायोरिटी को लेकर के वो बेहतर करते हैं तो ठीक है। कुछ नीतीश कुमार के कालखंड में हुआ, कुछ इनके कालखंड में होगा। तो जनता तो तुलना तब करती है ना जब ये फेलियर साबित होंगे। देखते हैं ये जो 3C है नीतीश कुमार जी का, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। तो करप्शन के बारे में तो शायद बात करना बहुत अब उचित नहीं है। अब एक DSP के यहाँ कितने करोड़ रुपए निकल रहे हैं, तो वहां चीजें छुटी है। देखते हैं करप्शन पर ये कैसे लगाम लगाते हैं, क्राइम को कैसे फिर से ये टैकल करते हैं, कम्युनल वायलेंस को ये रोकने में सफल होते हैं कि नहीं होते हैं। तुलना तो इससे ही होती है ना कि उस कालखंड में क्राइम कितना था, अभी कितना है, वहां करप्शन की क्या स्थिति थी, अभी करप्शन की क्या स्थिति है। जरा थोड़ा वक्त दीजिए तो जनता भी तुलना करेगी और हम भी तुलना करके आपको बता देंगे कि बेहतर कौन कालखंड था। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, हम सुमित जी आपके पास आएंगे, लेकिन एक और सवाल है जिसका जवाब हम चाहेंगे संजय जी आप ही दीजिए, क्योंकि कई ऐसे काम हैं जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ये किया, नीतीश कुमार ने सड़कें बनवाई, बिजली दी, उन्होंने गांव-गांव तक इसका कनेक्शन पहुंचाया। लेकिन क्या 2005 से पहले बिहार और अब के बिहार में जो अंतर हम देख पा रहे हैं, आने वाले जो चेहरे होंगे मुख्यमंत्री के, उनके लिए ये रास्ता आसान हो जाएगा? ऐसा आपको नहीं लग रहा कि जो गाड़ी है नए मुख्यमंत्री के लिए वो अब रफ्तार से दौड़ेगी? क्योंकि चुनौतियां जो थी, जो चैलेंजेस थे, उससे तो नीतीश कुमार निकल आए, बिहार को उन्होंने निकाल दिया। सारी चुनौतियों से नहीं निकाला, कुछ चुनौतियों से निकाला। बिल्कुल कनेक्टिविटी बढ़ी, तो रोड अगर अच्छे बने तो कनेक्टिविटी बढ़ी, तो नई जो सरकार होगी उनके सामने ये प्रायोरिटी नहीं होगी। स्कूल के भवन बने हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ाई कितनी होती है, कॉलेज में क्लासेस कितने होते हैं, सेमेस्टर वाइज केवल एग्जाम का डेट शीट आ जाता है, बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, परीक्षा दे देते हैं। यूनिवर्सिटी की स्थिति क्या है, क्या वहाँ डिग्रियां मिलेगी या वहाँ पर रिसर्च स्कॉलर भी तैयार किए जाए। तो नई सरकार के सामने चुनौतियां हैं। अभी भी बहुत कुछ नीतीश कुमार जी ने छोड़ रखा है। जो नए लोग जो आएंगे, जिनको जिम्मेवारी मिलेगी, उनके सामने चैलेंजेस होंगे। हाँ, बिजली प्रायोरिटी के तौर पर गांव के किसानों को भी मिली है, और जो इंडस्ट्री सेक्टर में जो लोग जाने वाले हैं उनको भी मिली है। तो बिजली के क्षेत्र में इनको बहुत कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इन्हीं को करना पड़ेगा ना। इंडस्ट्री कहाँ है बिहार में? तो नई सरकार के जिम्मे और 1 करोड़ रोजगार देना है, तो 1 करोड़ रोजगार सरकारी सेवा में तो संभव नहीं है। उसकी कितने चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक कितने पद हैं मैं बता दूंगा आपको।
तो बाकी तो इनको प्राइवेट सेक्टर में ही रोजगार ढूंढने होंगे और उसके लिए इंडस्ट्रियलाइज करना होगा बिहार को, तभी तो 1 करोड़ रोजगार दे पाएंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बड़ा चैलेंज है जो नीतीश कुमार जी उस रफ्तार से नहीं किए जिस रफ्तार से बिहार उम्मीद कर रहा था। तो सड़क और बिजली यही दोनों विकास के पैमाने नहीं है। विकास के जो पैमाने हैं उसमें ह्यूमन इंडेक्स भी है, उसमें एजुकेशन भी है, उसमें हेल्थ भी है, कई सारे सेक्टर हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है। तो कई सारे सेक्टर हैं जो अभी उस पर वर्कआउट करनी है। हाँ, कुछ चीजें मिलेंगी उनको कि नीतीश कुमार जी ने ऐसा करके दिया है। स्वाभाविक रूप से अगर कंपेयर करेंगे कि 5 में जो बिहार मिला और जो बिहार उनको 26 में मिलने जा रहा है, तो 26 में बहुत कुछ नीतीश कुमार जी ने बना करके दिया है। तो हम समझते हैं कि ये उनको इन चीजों को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी। मार्केट तक पहुंचने के लिए किसानों को सड़क मिली, लेकिन उनके उत्पाद किस मार्केट में बिकेंगे ये अभी नहीं तय हुआ है, क्योंकि केवल पैक्स के भरोसे कुछ नहीं हो सकता है। AIPMC एक्ट के तहत जो है कि बाजार समिति को बंद कर दिया गया। तो जब बंद कर दिया गया 2006 में, तो किसानों के लिए मार्केट कहाँ है? तो सड़क से वो अपना सामान लेके कहाँ बेचने जाएंगे? ये नई सरकार के सामने चुनौती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चुनौती है। देखते हैं नई सरकार प्रायोरिटी के तौर पर क्या लेती है और कैसे इसको टैकल करता है। ठीक है, बिल्कुल। सुमित जी, मुख्यमंत्री बीजेपी का बनने जा रहा है, जो खबरें हैं और जो चर्चा है, आपसे अगर हम सवाल पूछें तो जो काम नीतीश कुमार ने किए हैं उन कामों में क्या छूट गया, उसे आते ही पूरा किया जाएगा, या जो रास्ता नीतीश कुमार ने बनाया है उसी पर आगे आप लोग बढ़ेंगे? देखिए, मैं एक कविता के माध्यम से कहूँगा कि लक्ष्य नदी का घाट घाट को छूकर जाना थोड़े ही है, छोटी मोटी लहरें लेकर नाव बहाना थोड़े ही है। हमारा लक्ष्य छोटी मोटी लहरें लेकर नाव बहाना नहीं, हमें राज्य की उन्नति तरक्की के लिए काम करना है। और ये राज्य हमारा परिवार है। जिस तरीके से एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए काम करता है, वैसे ही हमें अपने परिवार, इस राज्य रूपी परिवार के लिए काम करना है। 31 अक्टूबर 2025 को इसी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का आपने एक ट्वीट देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि एक कालखंड का बिहार, जब बिजली व्यवस्था पूरे बिहार में समाप्त थी। आज भले ही बिजली 24 घंटे जब लोगों को मिलती है तो उनको समस्या नहीं दिखाई देती है, लेकिन एक कालखंड जब केवल 700 मेगावाट बिजली पूरे बिहार में बनाई जाती थी, और वर्तमान में बिहार में सबसे ज़्यादा, अगर एक साल में किसी साल में सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा की उपयोगिता हुई है तो 8500 मेगावाट की हुई है 2024-25 में, जबकि बिहार 11,000 मेगावाट बिजली का निर्माण करता है। ठीक है, ये तो वो काम है जो आप गिनवा रहे हैं, लेकिन देखिए, मैं 5 वो प्रायोरिटी क्या होंगे जब आपकी सरकार बनेगी, तो किसे प्रायोरिटी बेसिस पे किया जाएगा, वो 5 पॉइंट आप मुझे बताइए। और जिस शराबबंदी की समीक्षा की मांग की जा रही है, क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनते ही उसकी समीक्षा होगी क्या? नहीं, आपने मुझे बीच में रोक दिया, लेकिन मैं आपको पहले कुछ चीजें पीछे की भी बताई जाती हैं, क्योंकि हमने काम किया है तो उसको तो गिनाएंगे ही, और आगे क्या काम करेंगे वो भी बताएंगे। नहीं, जो काम हुए बिहार में वो हमने देखा है, जनता ने देखा है, लेकिन अब जो आने वाला मुख्यमंत्री का चेहरा है, उनकी क्या प्रायोरिटी होगी, वो किस तरह से काम करेंगे, उनका विजन क्या है, यही तो हम जानना चाहते हैं। जनता अब आगामी क्या तस्वीर होगी बिहार की, ये समझना चाहते हैं। जनता को मालूम है कि काम क्या हुआ है, लेकिन जनता को ये जरूर बताना चाहिए कि पहले क्या था और वर्तमान में क्या है। तो वर्तमान में मैं बिजली व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, उसी पर टिका रहूंगा। उसके आगे आपके 5 पॉइंट नहीं, 15-20 पॉइंट मैं बता दूंगा। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया था कि पटना जैसे शहर में केवल 7 से 8 घंटे बिजली आती थी, और रात में जब 10-15 मिनट के लिए बिजली आती थी तो वो व्यक्ति उठ के सिर्फ मोटर चलाने जाता था कि सुबह का पानी का इंतजाम हो जाए, और बिजली का तार केवल उस पे कपड़े सुखाने का काम होता था। तो लालटेन युग समाप्त हुआ और सीरीज बिजली का युग भी समाप्त हुआ। आज ग्रामीण सेक्टर में आप देखिएगा कि किस तरीके से 22 से 23 घंटे बिजली आती है, और शहरी क्षेत्र में लगभग 24 घंटे बिजली आती है। और हमारी सरकार ने ही एक बड़ा डिसीजन लिया कि 3 दिन के भीतर में अगर कोई व्यक्ति के घर पे मीटर नहीं लगता है तब भी मुझे लगता है कि कार्रवाई होगी। तो ऊर्जा की बात हो रही है, केवल बिजली की बात नहीं हो रही है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, और गुणवत्तापूर्ण बिजली लाने का भी काम हमने किया जिससे इंडस्ट्रीज चलती है। मैंने पिछले 2020 में एक
इंटरव्यू में बड़े चैनल को साक्षात्कार देते हुए मैंने बताया था कि हम लघु एवं कुटीर उद्योग पे काम करेंगे। आज सीमांचल, शाहबाद जैसे क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योग पे लगातार काम चल रहा है। ठीक है, काम देख चल रहा लीजिए। है, लेकिन हाँ, देखिए, विजन राजस्व का नुकसान हो रहा है ना, ये और ये आपके ही पार्टी के राजस्व लोग का कह रहे हैं। नुकसान नहीं हो रहा चाहे है। वो जीतन राम मैं मांझी वही हो बता या रहा आरएलएम के हो, वही बता रहे हैं कि राजस्व का नुकसान हो रहा है और रश्मि इसलिए जी, समीक्षा रश्मि होनी जी, चाहिए। मेरा सवाल वही है कि रश्मि जो जी, शराबबंदी कानून नीतीश कुमार ने लागू किया वो आगे भी लागू रहेगा या इस पर निश्चित समीक्षा तौर पर, होगी? निश्चित आपके ही तौर पार्टी पर, के लोग मांग कर रहे हैं ना समीक्षा की। निश्चित तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो डिसीजन लिया है, काफी सोच समझ के डिसीजन लिया है। उनके डिसीजन का हम सम्मान करते हैं। रेवेन्यू जनरेट करने का और भी तरीका है। बिहार में बनी हुई जो चीजें हैं, एक प्रोजेक्ट है, मैं बता देता हूं आपको, सागर से सागर माथा तक, वो केंद्र सरकार की योजना है। उस योजना का भी हम कहीं ना कहीं लाभ ले रहे हैं। गंगा नदी के माध्यम से बिहार में बनी हुई जो चीजें हैं वो हल्दिया पोर्ट तक जाती हैं और हल्दिया पोर्ट के माध्यम से वो दुनिया के सुदूरस्थ क्षेत्रों में बिहार में बनी हुई चीजें जाती हैं। तो निश्चित तौर पर कला, संस्कृति, साहित्य से लेकर बिहार में मैन्युफैक्चर्ड चीजों को, लघु एवं कुटीर उद्योगों में बनी हुई चीजों को भी समृद्ध करने के लिए हमने काम किया है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सड़कों की आवश्यकता तो होती ही होती है, लेकिन साथ साथ सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है और ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। ऊर्जा को सुनिश्चित करने का काम हमने किया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का भी काम हमने किया। निवेश लाने की प्रक्रिया भी लगातार तेजी से जारी है और सड़कों का जाल इसलिए बनाया गया ताकि हम यहाँ बिहार में बनी हुई चीजें त्वरित तौर पर जहां भी उसकी आवश्यकता है पूरे देश में वहां तेजी से पहुंच सके। और इन चीजों को और भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। बिहार में ड्राई पोर्ट बनाने का काम हमने किया और बिहार के लोगों को स्किली डेवलप करके, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही लेबर फोर्सेस की तरह लगा देना, हमने स्किली डेवलप करके उसके लिए योजनाएं लाकर लोगों को स्किली डेवलप करके जहां भी उनकी आवश्यकता है उन सभी क्षेत्रों में उनका उपयोग कर रहे हैं। आगे भी हमारा विजन यही है कि बिहार की जीडीपी में ग्रोथ हो और प्रासंगिक तरीके से हो। गैर मुझे लगता है कि वैसा कोई तरीका ना हो कि बार बार जो विपक्ष आरोप लगाता है कि शराब खोल देना चाहिए, शराब खोल देना चाहिए। जो शराब माफिया से पैसा लेते हैं उनको शराब की चिंता है, हमें बिहार के लोगों के भविष्य की चिंता है। कुपोषण से बिहार कैसे बाहर निकले, लोगों को एनीमिया से मुक्ति कैसे मिले, इन सब चीज़ों पे लगातार हम काम कर रहे हैं। हमें बिहार के लोगों की चिंता है, बिहार हमारा परिवार। तो मुझे लगता है कि परिवार की चिंता एक अभिभावक के तौर पर नीतीश कुमार जी ने काफी अच्छे से किया और आगे आने वाला जो भी व्यक्ति होगा जो उनकी छवि लिए हुए आएगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, उसका अतुलनीय योगदान रहेगा। आगे चल के पूरा बिहार देखेगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जो नया सीएम फेस बिहार के लिए आए वो ठीक उसी तरह से काम करे जिस तरह से निरंतर काम होते रहे हैं और बिहार का विकास सर्वोपरि रहे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए कशिश न्यूज।